अच्छा, तो अभी हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, दैट इज अकोंड्रोप्लेजिया। ठीक है, आपके पास कुछ ऑटोसोमल डिजीजेज हैं जिसमें उसने एरोगेंट, मार्फन, हंट्स, वल्नरेबल फैमिलीज का एक दिया हुआ है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक कंडीशन या किडनी डिजीज, मार्फन सिंड्रोम, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस भी इसमें है। ठीक है, इधर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस भी है। तो डॉक्टर आयशा, कुछ कुछ डिजीज जो यहाँ नहीं है, जरा मुझे लिखवाते हो। जी मैम, ट्यूबर सिक्लेरोसिस हमने उस दिन किया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या लिखा है, बार बार मैं नीचे ऊपर नहीं आ सकती। वॉन हिपरलेंटिव फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमियाज है, वॉन विलिब्रेंट डिजीज है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड एकोंड्रोप्लेजिया, रेटिनोब्लास्टोमा। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और आगे फेमिलियल जहाँ पे ये एडिनोपोसिस है, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमियाज। अच्छा, इसके बाद अब रिसेसिव में आ जाओ। तो रिसेसिव में आपके पास है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोमल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज, इट इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, विल्सन डिजीज एंड ट्रिप्सिन 1। लाइसोसोमल और ग्लाइकोजन में भी सारी नहीं, इनमें भी कुछ डिफरेंशिएशन है। ठीक है। जी मैम, मोस्टली जो एंजाइमेटिक वाली है ना मैम, ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। हाँ, लेकिन एक दो तो छोड़ के। जी मैम, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड में ये हर्लर और हंटर वाला था जो। ऊपर भी था, पॉम्पी शॉम्पी में भी कुछ था, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट। अच्छा चलो, एक्सलिंग रिसेसिव हंटर फीमेल लिविंग डाउन टाउन गॉट हेमोफीलिया, ऑलवेज केसेस नेवर कैरियर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल ऑलवेज केसेस होते हैं, नेवर कैरियर है। फीमेल ऑलवेज कैरियर एंड नेवर केसेस एक्सलिंग डिजीज में। ठीक है, इसमें आपके पास रिसेसिव की बात करें, एग्जांपल में हंटर सिंड्रोम है, फेब्रिज डिजीज है, लीश निहान सिंड्रोम। ठीक है, लीश निहान सिंड्रोम क्या है? HGPRT वाला मैम, उसमें डेफिशिएंसी होती है। जी। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास मजीद है, किधर चला गया? डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी G6PD और साथ में क्लासिक हीमोफीलिया ए। ठीक है, आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट में सिंगल जीन ऑटोसोमल डोमिनेंट इज एकॉन्ड्रोप्लेजिया में बॉय स्मॉल अपर एंड लोअर लिम्ब। तो मैंने कहा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के साथ, तो दैट इज एकॉन्ड्रोप्लेजिया ऑटोसोमल डोमिनेंट। एकॉन्ड्रोप्लेजिया। जी। कोलोनिक कार्सिनोमा, इसमें फैप शेप, तो आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर रेटिनोब्लास्टोमा, एडिनोमेटस पोलिपोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, अभी वो कहता है कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और ठीक है ऑटोसोमल कोरिफॉर्म, ये हंटिंगटन की बात कर रहा है, मूवमेंट है, मूड डिस्टर्बेंसेस है, बिहेवियर चेंजेस है। ठीक है, कोरिया से। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट नियोप्लाज्मा, द नियोप्लाजिया इन चिल्ड्रन इज लाइक चाइल्ड रेटिनोब्लास्टोमा, आंख वाला जो सा है ना। अच्छा जी, मेंटल रिटार्डेशन है, कोरिया है, वही आपके पास से हंटिंगटन के साथ दे रहा है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। पेशेंट है प्रेजेंट विद कोरिया मेंटल, वही वाली बात होगी। ठीक है, मेमोरी लॉस वगैरह, पेशेंट है कोरिया मेंटल। अच्छा, इसके बाद है ऑटोसोमल रिसेसिव, यू गे हैव जस्ट कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन 3-year-old चाइल्ड, द पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट फ्यूचर प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ऑटोसोमल रिसेसिव। यू एक्सप्लेन रिसेसिव। टू देम द पैटर्न, हाँ जस्ट जैसे आपने उसको दिया ना अपना उसका थैलेसीमिया का। Which of following is autosomal recessive disorder, that is alpha 1 antitrypsin? X-linked recessive में genetic inheritance of hemophilia A is recessive, X-linked recessive। ठीक है, Duchenne muscle is X-linked recessive, familial occurrence आपके पास Duchenne muscular dystrophy is X-linked recessive। ठीक है, और commonly muscular dystrophy भी Duchenne X-linked है। अच्छा, कुछ अभी disorders थे जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री में disorders नहीं ना कराए थे, तो वो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, म्यूटेशन हिमाटोलॉजी के साथ बताऊंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लो, तो हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस, डिफेक्ट इन CFTR जीन होता है, क्रोमोसोम 7 होता है। ठीक है, इंक्रीज सिक्रीशन होती है आपके पास क्लोराइड का, जस्ट लाइक आपके पास कैम्प मैगनीज्म विब्रियो कॉलरा वाला। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि रीअब्सॉर्ब क्लोराइड इन स्वेट ग्लैंड्स, इसलिए नमकीन माँ कहती है बड़ा नमकीन इसका वो है। ठीक है, PHE508 की डिलीशन होता है, मिस फोल्डेड प्रोटीन। एक्चुअली ये डिफेक्ट क्या होता है, मिस फोल्डेड प्रोटीन। और मिस फोल्डेड प्रोटीन को कौन करता है, चैपरॉन, चैपरॉन के साथ आता है। चैपरॉन्स। ठीक है, हाँ जी। इंपॉर्टेंट प्रोटीन ट्रैफिकिंग, और फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटीन एब्सेंट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, डिक्रीज क्लोराइड करेगा सिक्रीशन, कॉम्पेंसेटरी इंक्रीज सोडियम रिब्जॉर्प्शन होगा, एपिथेलियल सेल से चैनल्स होंगे, आपके पास ई नैक होंगे, इंक्रीज वाटर रिब्जॉर्प्शन वगैरह होगी। ठीक है, और फिर एबनॉर्मेलिटी थिक म्यूकस सिक्रीशंस हो जाएंगी इनकी। ठीक है, इनटू लंग्स, GI। इसलिए ये बेसिकली जिस तरह कार्टेगनर सिंड्रोम और बाकी सारी चीजें ना उस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, क्योंकि सोडियम रिजॉर्प्शन और वो थिक म्यूकॉइड सिक्रीशंस हो जाएंगी आपके
आपके पास। अच्छा, मोर नेगेटिव ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी एक है नेगेटिव ट्रांस एपिथेलियल। ट्रांस मीन बियॉन्ड, ठीक है, या ट्रांस मीन लाइक एक से दूसरी तरफ, ठीक है। तो एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस एपिथेलियम के बाहर या, ठीक है, क्रॉस करके। डायग्नोसिस में इंक्रीज क्लोराइड कंसंट्रेशन पाइलोकार्पाइन एंड यू स्वेट टेस्ट, ठीक है, ये बेसिकली ड्रग है पाइलोकार्पिन। कौन सी होती है डॉक्टर साहब? मैम मस्कुरानिक, जी हाँ, मस्कुरानिक। अक्सर ओ शिट, हाँ, ओके। डॉक्टर साहब मेरा चार्जर किधर गिर गया? एक सेकंड, नजर आया ये, इसकी भी 13% चार्जिंग रहेगी। अच्छा, इसके बाद फिर डॉक्टर साहब आपके पास आता है कि इंक्रीज क्लोराइड इन पाइलोकार्पिन इंड्यूस स्वेट टेस्ट, ये आपके डायग्नोसिस है। और आपके पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अल्किलोसिस एंड हाइपोक्लीमिया वगैरह के साथ आएगा, ठीक है। ईसीएफ पे इफेक्ट है जस्ट लाइक एनालॉग्स लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक क्या कर रहे होते हैं? मैम ये थायराइड वाले ना? नहीं, हाँ वो जी, तो थायराइड, थायराइड नहीं वो नहीं होते हैं, ये नहीं नहीं, फ्यूरोसिमाइड है। वो कम, नो 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 नो, लूप वाला हाँ फिरोसिमाइड है, ठीक है। जी मैम। तो उसका पोटेशियम के साथ क्या होता है डॉक्टर साहब? देखो ना, आगे बता रहे हैं वाटर एंड सोडियम लॉस, ठीक है। तो बेसिकली वो आपके पास यही कर रहा होता है ना, एडीमा, और उसको लॉसेस थ्रू स्वेटिंग एंड कंकॉमिनेंट रीनल पोटेशियम एंड हाइड्रोजन वेस्टिंग, इंक्रीज इम्यूनोरिएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ द पेंक्रेटिक डक्ट। तो एक तो ये पेंक्रेटिक डक्ट को देखने के उसकी क्लॉगिंग के साथ बेबी बर्थ होगी। दूसरी चीज है क्लोराइड कंसंट्रेशन, पाइलोकार्पिन इंड्यूस स्वेट टेस्ट होगा। तीसरी चीज है कि जस्ट लाइक जो लूप डायूरेटिक्स वाला के ईसीएफ से वाटर और सोडियम लॉसेस वगैरह, ठीक है, थ्रू स्वेटिंग एंड कंकॉमिनेंट रीनल पोटेशियम हाइड्रोजन वेस्टिंग, ठीक है। ये इसलिए हाइपोक्लीमिया और हाइड्रोजन भी वेस्ट हो रहा है, इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना एल्डोस्टेरॉन के साथ, कि एल्डोस्टेरॉन का काम है सोडियम वाटर एब्जॉर्ब करना। इधर आपके ये भी ईसीएफ में ड्यू लॉसेस हैं और साथ में थ्रू स्वेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट तो स्वेट में होता ही होता है ना, और साथ में पोटेशियम और हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारी चीजें काम होंगी। अल्कलोसिस और साथ में हाइपोक्लीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, रिकरेंट, अब जब म्यूकोइड सिक्रीशन ही ठीक ठीक नहीं होंगी। दूसरी चीज़ है कि आपके पास इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन, ब्रोंकिएक्टेसिस और लंग मैनिफेस्टेशंस और फैट सॉलिबिलिटी, क्योंकि पेंक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। अच्छा, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन बाय स्टेफ ऑरियस इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, ऑर्जिनोजा एडल्टहुड में, ठीक है। तो बच्चों में इज स्टेफ ऑरियस इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में, और ऑर्जिनोजा एडल्टहुड में। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, क्योंकि हमने कहा था एलर्जी के साथ एस्परजिलस आता है, तो एस्परजिलोसिस फंगल में आएगा। क्रॉनिक ब्रोंकिएक्टेसिस एंड ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। रेटिकुलो एंडोथेलियल पैटर्न ऑफ चेस्ट एक्सरे, ठीक है, आपके पास नजर आएगा रेटिकुलो एंडोथेलियल पैटर्न ऑन चेस्ट एक्सरे। और आपके पास पैसिफिकेशन ऑफ साइनसेस, जितने भी साइनसेस हैं उनकी पैसिफिकेशन, साइनस की सिक्रीशन थिकेंड हुई होती है तो ब्लॉकेज वगैरह, नेजल पॉलिप है, नेल क्लबिंग भी नजर आएगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अच्छा, अक्सर ना हम लंग में कहते हैं तो नहीं होता, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस और एक और होती थी, पता नहीं इंटरस्टिशियल या कौन सा था, पेरेन्काइमल लंग डिजीजेस उसमें। अच्छा, पेंक्रियाटिक आईआईटी में इंसफिशियंसी, मैम, और एक्सटर्नल इंटरस्टिशियल इंटेस्टाइनल लंग डिजीज, मैनिफेस्टेशन में भी। और कौन सी? और मैम ये क्रॉन्स में भी होती है, नहीं नहीं नहीं, और मैं हार्ट पल्मोनरी डिजीज का, में भी। नहीं नहीं, वो तो है, मैं सिर्फ पल्मोनरी का, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कह रहे हो, ओके ओके। ओके। अच्छा, इसके बाद आपके पास है पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, मैल एब्जॉर्प्शन, स्टीटोरिया, फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंट, एडीई के, ठीक है, प्रोग्रेसिव थ्रू एंडोक्राइन डिस फंक्शन, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज वगैरह, बिलियरी सिरोसिस वगैरह, लिवर डिजीज, और साथ में मिकोनियम आइरियस इन न्यूबॉर्न, ठीक है। अच्छा, इनफर्टिलिटी इन मेल, एब्सेंस ऑफ वाज एफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस में बी अनइफेक्टेड, ठीक है। और हाइलिनाइजेशन ऑफ जो थे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, डॉक्टर साहब वो किस में थी? हाँ मैडम, ये हमने इससे पढ़ा था ना। हम्म। डॉक्टर आयशा भी कहती है एकदम डॉक्टर तमरा को कहाँ से याद आ जाता है, जान छूटी हुई होती है। मैम ये वो प्रोडक्शन में कुछ था ऐसे। कोई सिंड्रोम्स में होता है, बताओ। हाइलिनाइजेशन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जी डॉक्टर साहब। और अगर किसी ने लेक्चर ये सुना है तो मतलब रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं अभी, तो ये आप लोग भी कमेंट करो नीचे, मुझे बताओ। जी डॉक्टर आयशा,
मैम सेमिनिफरस हमने ट्यूब्यूल्स। उसमें। डॉक्टर आयशा जी मुझे मैम। सादगी से बताओ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स किस में होता है, फीमेल में मेल में? उसमें मेल में। ठीक है, मेल में। अब मुझे ऐसे सिंड्रोम्स बताओ जो मेल में मैनिफेस्ट करते हैं। मैम ट्यूमर हमने अभी लास्ट टाइम पढ़े थे, वो बताऊं? आई एम आस्किंग अबाउट सिंड्रोम्स, जेनेटिक्स। मैम उसमें क्लाइन फिल्टर। अच्छा। और अच्छा चलो, क्लाइन फिल्टर तक की रो। फिर में क्या होता है? मैम क्लाइन फिल्टर हाइपोगोनेटिज्म में ना। जी होता मैम। है? हाइपोगोनेटिज्म होता है या हाइपरगोनेटिज्म होता है? हाइपो। हाइपो मतलब मेल स्टेरिलिटी या वो रिप्रोडक्टिव नहीं होता ना पैटर्न। नहीं होता। तो उसमें बेसिकली लीडिंग सेल्स की एट्रोफी के साथ, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नहीं, लीडिंग सेल्स का हाइपर, एक सेकंड वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है स्ट्रीक लाइक, ये जो अपना ये ना हाइलिनाइजेशन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो रही होती है, ठीक है। जी मैम। यार अब मुझे उधर फंस गया, क्लाइन फिल्टर, लीडिंग सेल, हाइपरप्लेजिया। अब ऐसे हाइपरप्लेजिया होगा तो ज्यादा होगा, मुझे देखने दो। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की एट्रोफी और हाइलिनाइजेशन, फाइब्रोसिस, डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टली सेल ओनली ट्यूब्यूल्स, ठीक है, लीडिंग सेल्स हाइपरप्लेजिया ये। बट अब देखो ना फीचर देखो, मैं सोच रही थी कि अगर हाइपरप्लेजिया पढ़ा तो मैंने हाइपरप्लेजिया ये, मगर टेस्टोस्टेरोन तो फिर ज्यादा होना चाहिए, बट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड। दिस हैपेंस कॉम्पेंसेटोरली ड्यू टू हाई एलएच स्टिमुलेशन, क्योंकि लीडिंग सेल्स जोन से एलएच को स्टिमुलेट करते हैं, बट द लीडिंग सेल्स आर डिसफंक्शन। तो लीडिंग सेल्स का हाइपरप्लेजिया वो फंक्शनल नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं हो रहे। तो जिस तरह तो हमारे उसमें पास, ट्रॉफी में चला जाएगा। जिस तरह मेल टेस्टिकुलर फीमेल, ट्रॉफी में। जिस तरह फीमेल में वो होता है ना आपके पास वो यार वो प्री मेच्योर ओवुलेशन फेलियर, ठीक है, या मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, एफएसएच हाई होते हैं, और एस्ट्रोजन कम होता है। एस्ट्रोजन कम होते हैं, ठीक है। एस्ट्रो ट्रायोन आपके पास मेनोपॉजल में, और जो रिप्रोडक्टिव एज में है उसका एस्ट्राडायोल, ठीक है। डायोल। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एस्ट्राडायोल का तो कोई नहीं है, इसमें टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं, ठीक है। या जी लोअर मैम। नॉट होते हैं, मगर इसमें एस्ट्राडायोल माइल्डली एलिवेटेड होते हैं, ठीक है, ये चीज अब याद जी रखनी है, मैम, भूल। क्योंकि ना मैम इसमें जो है हमने पढ़े थे कि वो उसमें प्यूबिक हेयर गनाइकोमेस्टिया, तो इस वजह से इसमें अपेयरेंस होती है। एस्ट्रोजन, जी जी। तो डॉक्टर आयशा, बात इतनी है, को रिलेट करोगे तो आंसर आ जाएंगे, अब आता है लेकिन आप ना सोचना नहीं चाहती होगी, या फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं लगता, जो भी है खैर। अच्छा, इसके बाद आपके पास है दैट इज एक्स लिंक रिसेसिव, हमने देख लिया था कि नहीं देखा, अभी हम किधर थे? MCI 65 प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे। हाँ, तो इसमें आपके पास ना ये फीमेल में भी इनफर्टिलिटी होगी, ट्रीटमेंट में क्या करोगे? मल्टीफंक्शनल है, अगर एंटीबायोटिक्स नहीं है उस लिहाज से दोगे, आप इसमें दोगे चेस्ट फिजियोथेरेपी है, एरोसिलाइज्ड डॉर्नेज अल्फा डीएनएज एंड इनहेल्ड, आपके पास हाइपरटोनिक सिलेन, म्यूकस क्लियरेंस में एजिथ्रो, प्रिवेंट एक्यूट एक्सर्बेशन, आइबुप्रोफेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दैट इज पैंक्रिलिपाइज, ठीक है, फॉर पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, CFTR modulation can be used alone or in combination. Efficacy varies by different genetic mutations, that is genomic are either potentiators. Hold अब दफा करो यार, आगे दफा करो। खैर देख लो, एक्सलिंक रिसेसिव में अब आगे के आपके पास डॉक्टर साहब इसमें बस वो नाम शाम ही लिखे हुए हैं, तो ये देख लेना, विस्कॉट एड्रिच, ठीक है, ये एक्सलिंक रिसेसिव में है, वो जो आपके पास T और B सेल्स उसके डोसवेट वाला ना, जी मैम। लीशनीहान सिंड्रोम, ऑक्यूलर एल्बिनिज्म, ऑर्निथीन ट्रांसकोबाइल कार्बोमाइलेज, ठीक है, और आपके पास हीमोफीलिया A B, हंटर सिंड्रोम, इसके बाद ब्रूटन ग्लोबिटिनीमिया जो आप बता रहे थे, डुशेन एंड बेकर मसल डिस्ट्रॉफी, फैब्रीज डिजीज, ये देखो डॉक्टर साहब, ये मैं फैब्रीज कह रही थी, समझ लगी? जी मैम, इसमें वो स्प्लीन के साथ होता है कुछ। हाँ जी, ठीक है, आपके पास फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, दैट इज आल्सो एक्स लिंक रिसेसिव।
इसके बाद आर मोस्ट लाइकली टू हैव एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा, एक्स इन एक्टिवेशन दैट इज लायोनाइजेशन, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन ईच एक्सएक्सएल इज रैंडमली डीएक्टिवेटेड and considered into Bohr body that is methylated heterochromatin. If skewed inactivation occur, XX individual may express एक्सक्यूड आपके पास इनएक्टिवेशन है, एक्स लिंक इंडिविजुअल में एक्सप्रेस एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज जस्ट लाइक आपके पास G6PD पेनिट्रेंस एंड सेवेरिटी ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज इज एक्स एक्स इंडिविजुअल में आल्सो भी इम्पैक्टेड है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है बट देख लेना, मुझे नहीं इतना उसमें डिटेल में जाना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में आपके पास आ जाएंगे डसर और डिशन, और दूसरा था आपके पास ये कौन सी थी, बेकर मसल, ठीक है। अब देखो, और एक गोवर साइंस के साथ अब दिखने के हैं। अब आप देखो डिशन मसल डिस्ट्रॉफी में एक सिर्फ है, ये देखो ये इसका उठने का तरीका, ठीक है। मैम ये ये गोवर साइन होता है, जी ये गोबर साइन अपर होता है, बॉडी ठीक को है। वो आगे करता है। जी पेशेंट वो तो पहले उससे हम टांगों पे सहारा लेते हैं, वो हाथों पे। पेशेंट यूजेस अपर एक्सट्रीमिटी टू हेल्प स्टैंड अप, क्लासिकली सीन इन डशन मसल बट आल्सो सीन इन अदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज लाइक पोलियोमाइलिटिस। इसमें आपके पास डिस्ट्रोफिन प्रोटीन या क्रेटिनिन काइनेज अमाइनो एसिड प्रोटीन्स, ठीक है, या आपके पास डिस्ट्रोफिन, ठीक है, इसका डिफेक्ट होता है। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होती है, नॉनसेंस म्यूटेशन, ट्रंकेटेड और एब्सेंट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, प्रोग्रेसिव मायोफाइबर डैमेज कैन ऑल्सो, मायोफाइबर जिससे बेसिकली यूनिट बना होता है आपका उसका, अल्लाह भला करे, मसल का, ठीक है। वीकनेस बिगिंस इन पेल्विक गर्डल, ठीक है, मसल्स एंड प्रोग्रेसिवली सुपीरियरली, pseudo hypertrophy of calf muscle due to fibrofatty replacement of muscle, waddling gait once onset before 5 years of the age, dilated cardiomyopathy is most common cause of the death। तो डी से डुशेन, डी से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डी से डेथ, ठीक है। इसके बाद डुशेन है, डिस्ट्रोफिन है, और वो सारी चीजें लिखी है कि आपके पास लार्जेस्ट प्रोटीन कोडिंग ह्यूमन जीन। वैसे तो आपके पास डुशेन डिस्ट्रोफिन नहीं है, एक्चुअली सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है डॉक्टर साहब, टाइटिन, जी मैम। लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अच्छा जी, और प्रोटीन कोडिंग ह्यूमन जीन, अगर कोडिंग से रिलेटेड होगे तो ये लार्जेस्ट है। इंक्रीज चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड डिस्ट्रोफिन हेल्प्स टू एंकर मसल फाइबर्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मायर। तो डॉक्टर साहब उस दिन हमने किया था, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक इंट्रा सेलुलर है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, दैट इज इंटरमीडिएट, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर को एंकर करता है विद साइटोस्केलेटन को, दैट इज इंटीग्रिन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को एंकर कर रहे हैं टू muscle fibers, that is dystrophin, ठीक है, primarily in skeletal and cardiac muscle, loss of dystrophin myonecrosis just like myonecrosis of तो फ्रिंजेंस। परफ्रेंजिन, ठीक है, जो करते हैं गैस गैंग्रीन। इंक्रीज सीके एल्डोलेज एल्डोलेज जेनेटिक टेस्टिंग कंफर्म डायग्नोसिस। तो डिस्ट्रोफिन, दूसरी चीज हो गया सीके, और एल्डोलेज, एल्डोलेज अक्सर ये ना अमाइनो एसिड्स प्रोटीन सीके और डिस्ट्रोफिन के साथ देते हैं। अच्छा, इसके बाद है बेकर्स दैट इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर टिपिकली ड्यू टू नॉन फ्रेम शिफ्ट। ये क्या था आपके पास, शिफ्ट है, फ्रेम ये आपके शिफ्ट। पास नॉन फ्रेम शिफ्ट डिलीशन ऑफ डिस्ट्रोफिन जीन, दोनों एक ही जीन को कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपके पास दैट इज ये देखो आपके पास ट्रंकेटेड और एब्सेंट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होते हैं, ये देखें, पार्शली फंक्शन इंस्टेड ऑफ ट्रंक, ठीक है, पार्शली फंक्शनल होता है, टोटली एब्सेंट नहीं होता। लेस स्वेयर फॉर्म ऑफ डुशेन इज बेकर, बेकर इज बेटर, ऑनसेट इज एडोलेसेंस, वो लेस देन 5 ईयर है, बस ये एक डिफरेंस है। ये फ्रेम शिफ्ट है, तो बेकर इज ये ज्यादा नॉ, सर्वाइव नहीं करते मैम डीएमडी वाले, हाँ बैकर्स जी वाले जरा थोड़ा सा कर जाते हैं। जी, ये जो सा आपके पास 5 इयर्स है तो ये एडोलेसेंट है, ठीक है। ये आपके पास ट्रंकेटेड है तो ये आपके पास पार्शियली है, ठीक है, और ये सब रिलेटेड टू है बेकर, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास का डिलीशन ऑफ बोथ डिशन एंड बेकर मैसेज डिस्ट्रॉफी, 2/3 ऑफ केसेस हैव लार्ज डिलीशन स्पेनिंग ऑन वन और मोर एक्सॉन। अच्छा, मायोट्रॉफिक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की है, ठीक है, हमने ये ना इस पिक्चर में भी किया था, किधर जी चले मैम। गई वो कहानी जिसमें मैंने ऊपर लिखा था, 3 डिजीजेस लिखी थी। तो ये फेमिलियर एंड मायोटोनिक एंड ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। हाँ जी डॉक्टर आयशा, मैं थक गई। अच्छा, यहाँ पे क्या आपका, ये तो इतनी आबे हयात पी कर आई है, अब खत्म ही नहीं होती यार पढ़ाई। अच्छा, इसमें आपके पास है कि दिस इज आपके पास सीटीजी होते हैं ना बच्चों का, ठीक है, ऑन साइट 20 to 30 ईयर, सीटीजी ट्राई न्यूक्लियर
पेप्टाइड रिपीट करेगा, जस्ट लाइक हंटिंगटन वो भी ट्राइन्यूक्लियोपेप्टाइड करता है, ठीक है, डीएमपी के जीन के ऊपर। एबनॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ मायोटोनिन प्रोटीन काइनेज है, प्रकर्शन मायोटोनिया, डिफिकल्टी रिलीजिंग हैंड फ्रॉम हैंडशेक, हाथ लगाया हुआ तो लग रहा है चिपक ही गया, मसल वेस्टिंग है, कैटरेक्ट्स है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, फ्रंटल बाल्डिंग है और एरिथमिया। डॉक्टर साहब ऐसे समझें कि ये जो है ना मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है मर्दों वाली डिजीज, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट यूं समझो, ठीक है, मर्द के गंजा भी है, दैट इज बाल्ड, समझो टेस्टोस्टेरोन कम है इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो वो बाल्ड भी किधर चला गया यार। मैम ये ये नीचे फ्रंटल अ, बाल्डिंग। हाँ ये फ्रंटल बाल्डिंग, बेसिकली ना ये बाल्ड के भी डिफरेंट, कुछ मर्द यहाँ से गंजे होते हैं पीछे ऑक्सीपिट से, जी मैम, तो मोस्ट कॉमन टेम्पोरल है। टेम्पोरल बाल्डिंग, अच्छा टेम्पोरल बाल्डिंग है, असल में मर्द ना ऐसे बाल्ड होते हैं ऐसे, उनका ये फ्रंट सारी जी गंजे मैम, होती है। मोस्ट कॉमन जो पैटर्न है ना उनका, वो अच्छा टेम्पोरल बाल्डिंग है। जी। ओके ओके, ये साइड पे टेम्पल्स ही है ना, मेरे भाई का भी ये एंड्रोजेनिक जोन सी है ना, अच्छा चलो, तो जी दैट इज मैम। फ्रंटल बाल्डिंग इसमें होगी, ठीक है, इसके बाद एक चीज होगी, दूसरी चीज है कि उसकी टेस्टिकुलर एट्रोफी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नहीं है, और मर्द की गंदी आदतें होती है ना, हाथ में लाता है तो छोड़ता नहीं है, तो मसल वेस्टिंग, सॉरी अपना किधर चला गया यार, डिफिकल्टी रिलीजिंग हैंड फ्रॉम हैंड शेक, ठीक है, और फिर इसी वजह से ना लाइक लॉन्ग मसल यूज, हाथ शेक करके तो मसल वेस्टिंग, ऐसे कहानी सुना लो, ठीक है, और उसको कैटरेक्ट हो जी गया, मैम। बूढ़ी एज में चला गया और अरिथमिया से वो मर गया। कैटरेक्ट टू दैट इज अर्ली बाल्डिंग इन मेल्स, ठीक है। आगे आपके पास है गोनाडल एट्रोफी, मसल बायोप्सी शोइंग रिंग फाइबर्स एंड सेंट्रल न्यूक्लियर। किसी ने सुना ना मुझे ये, उन्होंने ना खास करके जो मेल बाद में सुनते हैं उन्होंने ना बहुत सुना दिया मुझे। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हमने मल्टीपल टाइम्स किया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह को देना, ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या रेयर डिसऑर्डर अराइजिंग सेकेंडरी टू फेलियर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फेलियर, एटीपीज वगैरह प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन का डिफेक्ट, ठीक है। टिश्यू विद इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट आर प्रेफरेंशियली अफेक्टेड, दैट इज सीएनएस स्केलेटल मसल, उन्हें एटीपी नहीं मिल रहा है, एटीपी जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि जिस मशीन ने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेज करके जो पायरुवेट से आ रहा था और जो टीसीएस साइकिल से आ रहा था, तो उसने 38 जो एटीपी बना रहा था वही मशीन ही खराब हो गई है। तो मायोकार्डियम मायोपैथीज में मिलाज है, मेरा मैर्फ है, देखें डॉक्टर साहब आज आपकी किस्मत, आपको ये भी पढ़ने को मिल गया जो मैं कब से कह रही हूँ, खुद पढ़े। लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, तो सबसे पहले मिलाज इज माइटोकॉन्ड्रियल एन्केफेलोपैथी विद लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक एपिसोड। तो बेसिकली ये वाला ई वाला मिलाज इज दैट इज एक एल्का लैक्टिक एसिड करो, और ई से एनकेफेलोपैथी के, ये है ब्रेन को करता है, ठीक है। नर्व में क्या है, मायोक्लोनिक मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, एक होता है टॉनिक क्लोनिक मायोक्लोनिक, ठीक है, एपिलेप्सी है विद रैग्ड रेड फाइबर्स, आरआरएफ इज रैग्ड रेड फाइबर्स, तो व्हाट इज दिस, लाइट माइक्रोस्कोपी विद स्टेन, ठीक है, जब आप देखोगे तो रैग्ड रेड फाइबर्स ड्यू टू कॉम्पनसेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोलिफरेशन से रेड रैग्ड फाइबर्स नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह लगेगा, जैसे क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स दैट आर नोन एज रैग्ड रेड फाइबर्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपके पास ये काफी नहीं है, मिराफ और मिलास में, एक मिनट इसको ना मिलास मिराफ, अच्छा जो आपके पास है ना दैट इज मिलास, मिलास में न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स होंगे आपके पास, ठीक है, डिमेंशिया, मस्कुलर मसल वीकनेस, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, मेटाबॉलिक में लैक्टिक एसिडोसिस, और अदर्स में वॉमिटिंग, शॉर्ट स्टिचेस, सेंसोरियल हियरिंग लॉस, डायबिटीज और कार्डियोमायोपैथीज वगैरह होंगे, ठीक है। इसमें आपके पास डायग्नोसिस में एलिवेटेड लैक्टेट होगा, पायरुवेट लेवल्स होंगे, ठीक है, मसल बायोप्सी आपके पास ये जो मेल्फ है इसमें आपके पास रैग्ड फाइबर्स दोनों में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ट्रीटमेंट में सपोर्टिव है और साथ में कोएंजाइम Q10 दोगे, एल-आर्जिनिन दोगे, ठीक है, स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स में, और बी विटामिन में थायामीन और राइबोफ्लेविन चाहिए। राइबोफ्लेविन डॉक्टर साहब कौन सा वाला है? मैम राइबोफ्लेविन है 5 वाला, नहीं वो पेंटोथेन था। ये 3 वाला, नहीं 3 ये 2 वाला नहीं है, नियासिन था। मैम 3 नियासिन था, ये ये 2 वाला, 5 2 होगा। 2 ठीक है, एफएमएन और एफडी वाला ना, ठीक है, राइबोफ्लेविन। अच्छा चले ओके। आगे आपके पास लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, दैट इज आपके पास कॉम्प्लेक्स म्यूटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
रिस्पॉन्सिबल मैम वो जो साइटोक्रोम, जी मैम, एनएडीए जी मैम, ये NADPH वाला है। जो retinol, barbiturates, is piperidine का जो जो है रोटिनॉल, फिर पेप्सिसिलिन ए, ये एंटीबायोटिक है दैट मिमिक्स OQ। ठीक है, तो इस तरह से NADH एंटर करेगा चेन को एट नंबर 1 को, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1, तो NADH का डिफेक्ट हो जाएगा और एंजाइम वुड भी आपके पास यूबिक्विनोन ऑक्सीडेज रिडक्टेज। ठीक है, और दूसरा NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सारा आपके पास हो गया इसको डिफेक्ट। अच्छा, न्यूरोनल डेथ इन द रेटिना और ऑप्टिक नर्व, जिन्हें सबसे ज्यादा बेसिकली ATP चाहिए होते हैं, ब्रेन और हार्ट। ठीक है, सब acute bilateral vision loss in teens young age, teen में more common than female, usually permanent करेगा आपके पास vision loss, may be accompanied by neurological dysfunction like tremors, multiple sclerosis like illness। अच्छा, रेट सिंड्रोम में आपके पास sporadic disorder है जिसमें आपके पास MECP2 की जोन सी है जी नोवो म्यूटेशन हो जाएगी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपको फीमेल्स वगैरह में नज़र आएगी। ठीक है, और इसके अलावा रेट सिंड्रोम से आपने याद रखना है कि इनिशियल नॉर्मल डेवलपमेंट होगी 6 to 18 मंथ्स तक, मगर उसके बाद फिर रिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, मोटर वर्टिब्रल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, और साथ में फिर 18 मंथ्स के बाद पेशेंट प्रेजेंट करेगा सीजर्स और स्कोलियोसिस और स्टीरियोटिपिक हैंड राइटिंग, दैट इज इन रेट, रेट से राइटिंग। ठीक है, तो ये स्टीरियोटिपिक राइटिंग हो जाएगी। अच्छा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में एक्स लिंक इनहेरिटेंस होगी, और किस तरह की स्टीरियोटाइपिक हैंडराइटिंग है वो मुझे कल आप बताओगे। अच्छा, इसके बाद है फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, इसमें भी आपके पास बार बार ट्राई न्यूक्लियोटाइड का रिपीटिशन होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास है इनहेरिटेंट कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये अब क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल, ठीक है, फ्रेजाइल का आई of fragile and I say intellectual disability, while Down syndrome is genetic cause। ठीक है, अच्छा, ट्राइन्यूक्लियोटाइड CGG होगा। ठीक है, प्रीम म्यूटेशन, आप ये सारी चीजें छोड़ो, बस ये याद रखना सेल्फ म्यूटेशन इज कॉमन एंड कैन बी कंफ्यूज विद लीश नीहान सिंड्रोम। तो इसमें फुल म्यूटेशन होती है और सेल्फ म्यूटेशन होती है। ठीक है, और साथ में प्री म्यूटेशन होती है। प्री म्यूटेशन में आपके पास 50 to 200 रिपीट ट्रेमर्स, एटेक्सिया, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मतलब प्री म्यूटेशन इज जस्ट लाइक प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स। ठीक है, या प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, तो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। फुल म्यूटेशन से याद रखो कि इसके अंदर आपके पास है फुल म्यूटेशन मतलब फुल ब्लोन वुमेन होगी है। पोस्ट प्यूबर्टल, वैसे ये कह रहा है, चलो पोस्ट प्यूबर्टल कर लो। लॉन्ग फेज, लार्ज एवर्टेड ईयर्स हैं, ऑटिज्म होगा इनमें, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स और हाइपरमोबाइल जॉइंट्स। फिर सेल्फ म्यूटिलेशन में आपके पास क्या होगा, ये भी इसी में, बट कंफ्यूज कर दो लीशनियान को। अभी फ्रेजाइल एक्स की सारी फीचर्स याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फ्रेजाइल एक्स को सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रिपल पैटर्न होता है। फ्रेजाइल एक्स के साथ अक्सर वो मेल देते हैं, लॉन्ग मैंडिबल, ये वो सब कुछ देता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हाइपर गोनाडिज्म वगैरह के साथ देता है ये। ठीक है, अच्छा, फ्रेजाइल एक्स की प्री म्यूटेशन में आपके पास प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है। सेकेंडरी जो फुल म्यूटेशन है उसमें आपके पास बेसिकली लॉर्ड जाओ, और ये जो अक्सर MCQ देता है वो इसके साथ देता है, लार्ज इवर्टेड ईयर्स, ऑटिज्म, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, हाइपर मोबाइल जॉइंट, जस्ट लाइक आपके पास वो दोनों जो मार्फिन और एहलर डेलर है। ठीक है, और सेल्फ म्यूटिलेशन टाइप इसके जो से वो करेगी उसके साथ, मिमिक करेगी लीशनियान के साथ। ठीक है, जो आपने मुझे कौन सा एग्जाम बताया था डॉक्टर आयशा? HGPRT। ठीक है, अब डॉक्टर आयशा ये बाकी सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, जैसे ये देख लेना। ठीक है, आपके पास हंटिंगटन में जी मैम। बेसिकली कॉर्डेट और साथ में डिक्रीज एसिटाइलकोलिन और काबा। मायोट्रॉनिक में आपके पास ये ऑटोसोमल डोमिनेट होता है। ठीक है, इसमें कैटरेक्ट और टूप लाइक अर्ली बाल्डनेस, वो फ्रंटल शंटल और सारी चीजें मैम जो सी इसमें की टेस्टिकुलर एट्रोफी वगैरह और सारा जी जी बिल्कुल, हम मसल एरिथमियाज वेस्टिंग हो रही में होते हैं, लार्ज और हाँ फ्रंटल बाल्डनेस। हाँ, हैंड शेकिंग लॉन्ग टाइम। ठीक है, फ्रेजाइल एक्स में आपके पास चेन प्रोट्रूडिंग और जाइंट गॉनेड्स होंगे। फ्रेडरिच एटेक्सिया, दैट इज एटेक्सिया एंड गेट प्रॉब्लम। अगर डॉक्टर साहिबा ये मैंने डॉक्टर साहब ये ना डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम और पिटाउ सिंड्रोम, ये सारे मैंने बहुत अच्छे होते कराए हैं, और सेम यही जी लिखे हैं जी इसको मैम।
इसको खुद ही देख लेना, ठीक है। जेनेटिक जी डिसऑर्डर्स मैम। बाय क्रोमोसोम्स, ये भी ऐसे इतने नाम नहीं है लेकिन देख लो। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस लाजमी याद रखो, टाइप 2 इज 22 और 1 इज 17, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जी मैम। ठीक है। जी मैम। इधर ना अगर आप देखो, ये वो 5 वाला तो आपको पता है ना, 5 वाला, ठीक है। जी और मैम, फैट क्लेडुचैट। कोलोनिक कार्सिनोमा, सी से क्रूडी और सी से कोलोनिक 5, ठीक है। हीमक्रोमेटोसिस, जी विलियम्स मैम। सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये का भी मैम इसमें एमसीक्यू CFTR, जियान और क्रोमोसोम 7। 4। नहीं, क्या कह रहे हो? मैम ये CFTGR प्रोटीन की वो होती है और क्रोमोसोम 7 होता है। हाँ, आपने 4 बोला अभी। नहीं मैडम, मैं देख रही हूँ। अच्छा, 7 ओके, है चलो मतलब। जी मैम। चलो, ओके ओके। ओके, चलो आगे ये रख लो याद, पिटाओ छोटी आंखों वाले को रेटिनोब्लास्टोमा हो 13। गया, ठीक है। हाँ, और साथ में जी। विल्सन्स कॉपर, ठीक है। और ये सारी चीजें जिस तरह भी याद रहे कर लो। प्रेडरविलाए 15, एंजलमैन 15, मार्फिन इज 15। मार्फिन के साथ ये मेल और फीमेल दोनों कर लो, ठीक है। जी मैम। एडल्ट पॉलीकिडनी भी 16 है और बच्चों वाली 60। अब उसने लिखा नहीं है मैम वो अभी 4 तक है। तो। डॉक्टर आयशा, नहीं नहीं डॉक्टर आयशा, जी। एडल्ट पॉलिसिस्टिक की एक स्ट्रेन है 1, दैट इज 16 एंड स्ट्रेन 2 इज 4, ठीक है। 6 वाली ना किधर, ये इसके साथ है चाइल्ड वाली, ठीक है। जी मैम। अच्छा, डायजॉर्ज भी 22 है। फ्रेजाइल एक्स हमें पता है, एक्सएल एक्स लिंक है, एक अमा और क्लाइन फिल्टर, ठीक है। रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये अक्सर किसके ये साथ वो देता है? डाउन सिंड्रोम है। 21। डाउन सिंड्रोम हाँ, है। 21, 22, 13, 14, 15। आप भी 13 देख लो, 15 देख लो, बताओ। 14 तो हाँ, और मतलब बताओ विल्सन्स, रेटिनोब्लास्टोमा और बी आई का 1। 15 में प्राइडरविला है, एंजलमैन और मार्फिन, ठीक है। अच्छा जी, अब 21 पे आ जाओ तो दैट इज डाउन, और 22 पे आओ न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 एंड डायजॉर्ज, ठीक है। इनके साथ है। वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन अकर व्हेन द लॉन्ग आर्म ऑफ टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम विद सेंट्रोसोम नियर देयर एंड्स, ठीक है। अमूमन क्या होता है, ये दोनों चीजें हैं तो ये सेंटर में होगा, ठीक है, लेकिन उनका इधर एंड पे होगा। अच्छा जी, तो ये कहती हो आप लोग ए सेंट्रोसोम, ठीक है। एंड द टू शॉर्ट आर्म्स आर लॉस्ट। अच्छा, मतलब ये दोनों फ्यूज कर लेंगे ऊपर से, और फ्यूज करके क्या हो जाएंगे एट द सेंट्रोसोम्स एंड द शॉर्ट आर्म आर लॉस्ट। तो शॉर्ट आर्म रिजेंबल ही नहीं करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे हाँ शॉर्ट आर्म है ही नहीं। पी आर्म जो सा शॉर्ट होता है और क्यू आर्म लार्ज होता है, ठीक है। बैलेंस ट्रांसलोकेशन, नो गेन और लॉस सिग्निफिकेंट जेनेटिक म्यूटेशन नॉर्मली डू नॉट कॉज एबनॉर्मल फिनोटाइप, अनबैलेंस ट्रांसफर, या ये सब फजूल लिखा हुआ है। अच्छा, विलियम्स इट्स नॉट वो विल्सन, ठीक है। कंजेनिटल माइक्रो डिलीशन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7, ठीक है। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, intellectual disability, hypercalcemia, well developed verbal skills, extreme friendliness with strangers, cardiovascular problems, supravalvular aortic stenosis, pulmonary artery stenosis and renal artery stenosis। मैंने देखा नहीं है किधर, मगर देख लेना डॉक्टर आयशा इसको। जी अच्छा, मैम। हमने ये कर लिया, अब है टीपीएन, छोटे छोटे टॉपिक रह गए, टीपीएन एंड सेल। टीपीएन डॉक्टर आयशा इसको कहते हैं टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक अनकंट्रोल्ड है उसको नहीं देना, जी और अगर मैम। फिर लिवर डिजीज है फिर नहीं देना, और अगर कंट्रोल्ड हमें और लिवर डिजीज और डायबिटीज मेलाइटिस। प्लेन, हाँ जी। पेशेंट वॉज टीपीएन हैड पर्परा, तो किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन के की। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू विटामिन मैंने के। बता दिया। न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स, दैट इज फैट, प्रोटीन, कार्ब्स। कार्ब्स जो हैं वो 60 टू 70, 60 60, टू 25 और 65। 10 वाला। प्रोटीन 25, शाबाश, वाह शाबाश, आगे 60, 25, और 10। चप्पल ट्रबल। चप्पल और ट्रबल किस तरह की है? सीपी मैम वो एन, अच्छा अच्छा अच्छा, कार्बोहाइड्रेट और वो जो है। ठीक है जी ठीक है, मैम। चप्पल मार ली है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड एल से लिपिड कर दिया, ओके चप्पल, वाह वाह वाह, वैसे बड़ा मजे का लगा है मुझे ये। और 449 कर लो, 4 कैलोरीज आप ही का था पर। मैम। अच्छा, एक्चुअली आई फॉरगॉट। ओह, दैट्स गुड, बड़ा अच्छा निमोनिक मैं बना के भूल गई, ओके ओके। अच्छा, 449 आपके पास होगा, और चप्पल तो हो गया, दूसरा क्या बोले हो? ट्रबल। वो क्या मतलब है? थायमीन। आओ, राइबोफ्लेविन। अच्छा अच्छा, थायामीन, राइबोफ्लेविन और बायोटिन, ऐसे ही है। जी मैम। जी। यार तो आयशा छा गई आज, तो मैं फैन हो गई यार।
निमोनिक याद रहेगा। अच्छा चलो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और मतलब एक में जब सब कंप्लीट मैम है। जब आपको मुझसे उम्मीद खत्म हो जाती है ना, तो मैं आपको उम्मीद दिला देती हूँ। चलो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इंक्लूड्स फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स। आईसीयू में सीवीपीए सबक्लेवियन वेन उसका के पास्ट 10 डेज पैरेंटल न्यूट्रिशन पे, ठीक है। ही डेवलप्स फीवर है, ब्लड सीपी शो क्लस्टर ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ड्रग ऑफ चॉइसेस वैंकोमाइसिन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किसकी बात कर रहे हैं? एमआरएस से। हाँ जी, एमआरएस है, उसमें क्या होता है आपके पास ट्रीटमेंट चॉइस? मैम उसमें हम लोग मैम वैनकोमाइसिन देते हैं। लिंजोलिड और फिर कोट्रिमाजोल जो टीएमपी और एसएमएक्स और एसिटिक फिर एसिड सिट्रिक जी एसिड, मैम। ठीक है। अच्छा इसके फिर बाद अगर लेडी, उसकी भी रेजिस्टेंस हो जाए, फिर हम लोग डेप्टोमाइसिन और पॉलीमिक्सिन पे जाते हैं। डेप्टोमाइसिन, हाँ वो उस दिन किया था हमने, है ना। जी मैम। ओके, आगे है डॉक्टर साहब हमारे पास लेडी है, क्लोस्टमी है, वो स्टार्टेड ऑन टीपीएन। टीपीएन इंक्लूड प्रॉब्लम विद हाइपरग्लाइसीमिया, न्यूट्रिशन विल एडवाइज इन टेक ऑफ विच ऑफ द फूड ऑफ फॉर विटामिन दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब ये पता नहीं मैंने क्या बनाया हुआ है, हाई, अच्छा ये सोडियम सोडियम बनाए हुए हैं मैंने। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हम पढ़ते हैं, यार अभी भी पूरा सेल पड़ा हुआ है यार, थक गई। मैडम आप ये छोड़िए, आप सेल पढ़ा दें बस। प्रोफेसर सेल तो ये बहुत एक अच्छा पेज है, हो इम्पोर्टेंट, जाएगा। देख जी लो। मैम, मैं वही कह रही हूँ, आप सेल पढ़ा दें। जी जी मैम, ये पढ़ लूंगी मैं। सेल, मेकार्डल चिकार्डल मैंने आपको पहले करा लिया था, और जी प्रोटीन भी, मैम। ठीक है। ये देख लेना, ये रिपीट है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सेल, सेल में डॉक्टर ईशा, growth factor at cell bring about effect by working on receptors located at that is cell membrane. In dehydration, thirst is stimulated by sensory receptors present in angiotensin 2. अच्छा देखो, थर्स्ट की बात करेगा स्टिमुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। अगर वो कहेगा ना सबसे पहला जो अर्जेंट काम है या रैपिड वाला, वो क्या होगा डॉक्टर साहब? मैम वो एडीएच से आएगा जो नहीं नहीं नहीं, एक्वापोरिन चैनल्स वगैरह। नहीं नहीं नहीं, वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ एंजियोटेंसिन का कहता है ना, ठीक है। एडीएच के साथ अक्सर वो कहता है कि वेस्कुलर स्मूथ मसल की जो सी ना कंट्रेक्शन करता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की, ठीक है, एडीएच के साथ आता है। और एंजियोटेंसिन का रैपिड एक्शन में वेजो कंस्ट्रिक्शन, और वैसे क्या है थर्स्ट स्टिमुलेशन इसको करेगा एंजियोटेंसिन 2 को। बाकी वो सारा आपको पता है कि किडनी होगी, किडनी के बाद आपके पास किधर जाता है यार। फिर मैडम इसको इनहिबिट वो एएनपी आगे कराएगा। जब एएनपी आएगा डॉक्टर तो साहब ये वो तो इनहिबिट हो जाएगा। कास्ट सिस्टम और एएनपी तो दोनों समझो एंटागोनिस्ट करते हैं एक दूसरे के एक्शन को। एक्चुअली मैं वो कह रही हूँ, किडनी में आपके पास रेनिन होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन कहाँ से आ रहा होता है आपके पास? उससे मैम मिक्यूला डेंसा से अच्छा, सोडियम। वहां से फिर ये किधर जाएगा जहाँ पे वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन? मैम ये वो लंग से। नहीं नहीं, लंग्स में तो एंजियोटेंसिन 2 के साथ आता है ना एक्टिवेशन, एंजियोटेंसिन 2। ये पूरा एक पाथवे है ना। जी मैम। एक सेकंड में देख के बताती हूँ। एक तो पता नहीं गलत टाइम पे गलत चीजें क्यों शुरू कर लेती हूँ मैं, चार चीजें छोड़ो यार, लेकिन चलो, फिर जब हम रिनल करेंगे तो उसमें आसानी से आपको हो जाएगा। एंजियोटेंसिन इनटू 1 2 एंजियोटेंसिन, इसकी पूरी पिक्चर आ जाएगी। हाँ जी डॉक्टर साहिबा, ऐसे है कि हमारे पास एंजियोटेंसिनोजेन होते हैं, लिवर से एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। फिर किडनी में ये है पाथवे डॉक्टर आयशा, कितना बनाऊं मैं पाथवे, इधर कर लेते हैं। ये जिन, ठीक है। ये जिन कन्वर्ट करता है आपके पास एंजियोटेंसिन 1 में, इधर कौन होगा, रेनिन फ्रॉम किडनी, ठीक है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में बाय
अब किधर से, ये हमारे पास लंग में एस कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 कहाँ जाके इफेक्ट करेगा जी डॉक्टर आयशा? मैम ये एड्रीनल, उसमें adrenals। रास सिस्टम बना जी, ग्लोमेरुलोजा का एल्डोस्टिरॉन रिलीज करवाएगा। फिर ये वो किडनी के ऊपर वही जो भी है अपना इंटरकलेटेड और अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स और जी प्रिंसिपल मैम, सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स में। सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम की एक्सक्रीशन और अल्फा इंटरकलेटेड से हाइड्रोजन की सिक्रीशन एक्सक्रीशन, ठीक है। और यही एंजियोटेंसिन 2 का जब थर्स्ट होगा तो थर्स्ट इन्हें स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। क्यों थर्स्ट कहेगा, मुझे प्यास लगी है, चलो वाटर रीअब्जॉर्ब कराओ, इसको सबको एक्टिवेट करो, एक चीज। दूसरी चीज ये इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, दैट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन से डॉक्टर साहब क्या होता है, हैमरेज है तो वेजो डायलेशन होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा, रिजर्व करना है ना बॉडी कंस्ट्रिक्शन। ने, कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन। तो ये सारा मैकेनिज्म हो गया, ठीक है डॉक्टर आयशा? जी मैम, ये फिर दोनों एफ्रिन पे भी और एफ्रिन पे भी काम करेगा जाके। हाँ जी, चलिए ये हो गया। अभी आगे चलो, तो दैट इज आपके पास रिसेप्टर्स एक्ट एज ट्रांसड्यूसर बाय इंक्रीजिंग रिस्पांस टू रिपीटेड स्टिमुलेशन। द रिसेप्टर्स व्हिच आर स्टिमुलेटेड बाय मूवमेंट एंड चेंज इन पोजीशन आर प्रोप्रियोसेप्शन, और जो कि डीसीएमएल के साथ, लैटरल एनिमेशन के साथ और लेमिना 1 के साथ आते हैं। पर्सन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज है फैक्टर इन दिस कंडीशन इंक्रीज इन हिज रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज, देखो रेस्पिरेशन जब भी आएगा प्रोप्रियोसेप्शन के साथ आएगा। फीमेल है, प्रेग्नेंट है, रेस्पिरेशन ज्यादा हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन आएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन इज मीडिएटेड बाय H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। ये सिमिटीडीन और निटिडीन वगैरह के साथ है, और जोलिंगर एलिसन पे इसका कोई इफेक्ट काम नहीं नहीं है। करता। हाँ जी, ऑक्सीटोसिन या वो जैसे गैस्ट्रोमा भी कहते हो। अच्छा, इसके बाद है गैस्ट्रोनोमा। ऑक्सीटोसिन है वो कहते हैं फीमेल को दी है बट नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो मतलब वे उसके या तो रिसेप्टर बुक है या उसके रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है, या रिसेप्टर्स कम है, ठीक, तो लेस रिसेप्टर्स हैं। आप IP3 मैकेनिज्म के साथ फॉस्फोलाइपेज के साथ, पता नहीं कौन सा था, फॉस्फो कौन सा था, और कैल्शियम के साथ आता है कि IP3 और 20 इंटरनेशनल यूनिट, और अगर 5% होगा तो एडीमा करेगा। अक्सर वो कहता है विच ऑफ दिस कॉजेज द एडीमा, तो वो ये है, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई वगैरह के साथ होगा, मिल्क लेट डाउन करेगा हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और साथ में ये पता नहीं मैंने क्या लिखा हुआ है, ST एंड न्यूरो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा चलो, तो आपके पास द पार्ट ऑफ स्पाइनल ग्रे हाईली एफिनिटी ऑफ फॉर रिसेप्टर्स इज फ्री ट्राई आयोडोथायरोनिन। जो भी चीज फ्री है उसने बाउंड करना है, जो बाउंड है वो पहली बाउंड है तो उसने उसकी एफिनिटी कम होनी है। पार्ट ऑफ स्पाइनल ग्रे मैटर रिसीविंग noxious stimulus is lamina 1, noxious stimulus lateral inhibition या DCML proprioception इसके साथ है। यहाँ पे हाई थ्रेशोल्ड, नहीं सॉरी, लो थ्रेशोल्ड और हाई थ्रेशोल्ड को याद रखना है। नॉक्शियस के साथ 1 है, हाई थ्रेशोल्ड के साथ 2 है, सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा, जो कि आपके पास लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स वगैरह के साथ, और एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का नाम है सब्सटेंशिया जेलाटिनोजा। अच्छा, लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स जो से टर्मिनेट इन लैमिना 3 एंड 4, तो 1 इज नॉक्शियस, 2 इज मैकेनो, ठीक है, एंड 3 मतलब हाई थ्रेशोल्ड, और 3 4 आर लो थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो NHL, ठीक है, नली बिरयानी, ठीक है, NHL। तो अपना नॉक्शियस हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड, 1 2 and 3 4। नॉक्सिसेप्टर्स टर्मिनेट लेमिना 1 2 and 5, ठीक है। तो नॉसिसेप्टर्स जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो लेमिना 1 2 और 5 में करेंगे, और नॉक्सिस टाइप ये जो उनसे C टाइप फाइबर स्लो पेन को कैरी करते हैं, ठीक है। लेमिना मोस्ट नहीं, ये सॉरी दूसरी बात शुरू हुई है। आपके पास जो सी टाइप फाइबर्स है वो लेमिना 2 के साथ एसोसिएटेड होंगे सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा के साथ, ठीक है, लैटरल और इंट्रो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। अच्छा जी, दे आर एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स। तो ये जो स्लो पेन वाले हैं इनका ऑपोजिट काम है, हाई थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, ठीक है। वो मतलब मरे हुए होते हैं, उन्हें उठा रहे वो उठ ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं यार मैं स्लो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। फिर आपने क्या करना है, उन्हें जोर का एक वो देना है, ठीक है। तो दैट इज आपके पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद थ्रेशोल्ड। अच्छा, ग्रेटेस्ट ब्लड फ्लो टू 100 ग्राम ऑफ विच ऑर्गन, दैट इज किडनी, ठीक है। टॉर्लेक रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं डॉक्टर साहब, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ मैंने जी, इनेट इम्यूनिटी में। इननेट इम्यूनिटी में, शायद नीचे इम्यूनिटी का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, मैक्सिमम ब्लड फ्लो एट रेस्ट दैट इज लिवर 1500 एंड किडनीज 1260 ml, ठीक है। मैक्सिमम ब्लड फ्लो जब 100 ग्राम की बात करेगा तो हमेशा किडनी उठाना है, लेकिन इधर कैरोटिड बॉडीज भी डाली हुई है उसने, कैरोटिड बॉडीज, ठीक है, आर्ज नहीं।
carotid bodies. Organ which remove 70 to 80% of oxygen in arteries prior to rest is that is heart. और फैट से बेसिकली हार्ट जोन से ना 60% लेता है एनर्जी. ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू विच, तो दैट इज किडनी एंड ग्रेटर देन स्प्लेटनिक. और ज्यादा किसे चाहिए होता है? स्केलेटल मसल्स को. ठीक है. तो इसके बाद आपके पास है आयोटिक, बेसिकली बैरो रिसेप्टर्स के साथ C5 से 9 तक. पता नहीं अभी मैंने क्यों लिखा हुआ है, मे भी इसका वो जोन सा है, पता नहीं कि क्यों लिखा हुआ है CS9. चलो खैर. अच्छा डॉक्टर साहबा आगे, मियोटिक डिवीजन प्रोफेज इज लॉन्गेस्ट. ठीक है. मियोसिस में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है प्रोफेज. हमें पता है कि मियोसिस कितनी देर की थी डॉक्टर साहिबा, मुझे जल्दी बताओ. 8 to 10 और 5 और 3 to 4 और 1 to 2 और G1S G2M, ऐसा करके कुछ था, थोड़ा गलत भी हो सकता है. चलो ये था. ठीक है. तो 1 to 2 आवर्स मैम एक तो उसमें भी. लिखे थे. डॉक्टर आयशा इसको कंफर्म करना, मुझे भी भूली हुई है, ओके मैम. बट मुझे श्योर है कि यही होगा, लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करना मेरा उससे ना. बल्कि मैं इधर से कराती हूँ, उसके बाद उधर से जब हम सेल पे जाते हैं, पता नहीं सेल में कराया था किधर कराया था, लिख लो ये ठीक ही होगा. जी मैम लिख लिया. अच्छा. ओके. तो इंटरफेस होता है और साथ में माइटोसिस होता है और फिर कैरियोकाइनेसिस, वो जो सा साइटोकाइनेसिस होता मैम है. एक वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. न्यूक्लियस की डिवीजन है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म. हाँ ये साइटोसोल जो है ना, साइटोप्लाज्म, उसकी कह रही हूँ, साइटोकाइनेसिस या जो भी है. अच्छा. इंटरफेस में G1 फेज है, सेल इंक्रीज इन गैप 1. यू कैन श्योर एवरीथिंग रेडी टू डीएनए. इसमें सेंट्रोसोम बेसिकली रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है. और ऑर्गेनेली भी तैयार हो होते हैं सिंथेसिस में. एस फेज में और ये कीमो रिसेप्टर्स के साथ आता है G1 और सिंथेसिस वाला. ठीक है. डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग द फेज. ठीक है. क्रोमोसोम रेप्लिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशंस यहीं पे हो रही होती हैं डीएनए की. ठीक है. चेक पॉइंट होता है TP53 और गवर्नर जीन जो आरबी है. ठीक है. उसके साथ गैप 2 है. अब वो कहते हैं G1 और नहीं, एस फेज और माइटोसिस में कौन सा होता है? G2. इसमें क्या काम है? इंटरवल बिटवीन डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस, मोस्ट प्रोड्यूस सेंसिटिव अलॉन्ग विद माइटोसिस फेज. ठीक है. ऊपर वाले दो कीमो, नीचे वाले दो रेडियो. अच्छा. माइटोसिस में आ जाओ तो दैट इज प्रोसेस प्रेजेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई. ठीक है. इसमें नंबर हाफ में रिड्यूस, वो जो डिप्लॉयड और हेप्लॉयड वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको इधर याद रखना है. नंबर हाफ किस में हो जाएंगे? रिड्यूस टू हाफ. अपलॉइड मैम. नहीं नहीं, मियोसिस में, माइटोसिस में. मैम मेयोसिस मैम. हाँ. और माइटोसिस में नहीं करता. ठीक है. उसमें उसमें जेनेटिक्स जी वगैरह आ मैम. जाती है मियोसिस में. अच्छा चलो. द डॉटर सेल कंटेन सेम नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट सेल्स है. इन द फॉलोइंग स्टेजेस में प्रोफेज द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस बिकम कंडेंस इनटू वेल डिफरेंशिएटेड क्रोमोसोम. ठीक है. तो इसमें हमने कहा था कि यू क्रोमैटिन स्टेज जो उनसे हमने किया था बियर निमोनिक. ठीक है. बी से क्या किया था? बेसोफिलिया. ई से किया था हमने यूक्रोमैटिन. बी ई ए से किया था हमने अपीयरेंस. ठीक है. एक्टिवली बाय वो ट्रांसक्रिप्शन. आर से किया था आरएनए वगैरह के साथ. ठीक है. अच्छा. न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस डिसॉल्व्स करेगा क्रोमोसोम फर्स्ट विजिबल विद पैरेलल क्रोमैटिड्स. तो पैरेलल क्रोमैटिड्स ये न्यूक्लियर विजिबिलिटी है यूक्रोमैटिन प्रोफेज में. और प्रोफेज का जो चीजें गुम हो रही है ना, मतलब ये जो क्रोमोसोम जो रिलैक्स फॉर्म में, वो वापस कंडेंस करेगा टीलोफेज में. जो इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर रही है वो टीलोफेज में फिर आएगी. ठीक है. जो क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स पैरेलल है वो फिर अवे हो जाएंगे. ठीक है. तो ये नीचे टीलोफेज पढ़ लो. रिवर्सल ऑफ प्रोफेज एंड प्रोमेटाफेज इवेंट, द न्यूक्लियर एनवेलप reform chromosome decondense to or relax or to form chromatin. Mitosis is complete. Each daughter nucleus has identical set of chromosomes with 2 chromatids. चलो ये तो रिजल्ट सबको पता है कि 2 chromatids हो जाते हैं इधर. अच्छा. इसके बाद प्रो मेटाफेज में आओ. मेटाफेज से पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. प्रो मेटाफेज में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली निकल गई. इज डिस्टर्बेड गिविंग माइक्रोट्यूब्यूल एसेस टू सेंट्रो क्रोमोसोम्स. तो बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगी तो जो आपके सेंट्रियोल्स हैं बाहर, उधर से आपके पास वो आएंगे. सेंट्रियोल का कहाँ पे होता है डॉक्टर साहब? मैम वो माइक्रोट्यूब्यूलिंग वाले उसमें. नहीं नहीं, एक ये होता है ना, ये सेंट्रो मेयर होता है. एक यहाँ पे होते हैं, ये क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रियोल्स हैं. ये वाली क्या होती हैं बाहर?
यहाँ से जहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, क्या होते हैं? ये वो स्पिंडल्स। नहीं नहीं, स्पिंडल जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं डॉक्टर साहब। एक सेकेंड। स्पिंडल originate from centriole। हाँ जी, ठीक है। ये सेंट्रियोल है, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल से आते हैं। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगी तो सेंट्रियोल आगे से आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अंदर बेसिकली आपके पास वो फिलामेंट, जो माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है 9 पेयर्स और 2 वाला, ठीक है। अच्छा, काइनेटोकोर्स असेंबल एट ईच सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोसोम। सर्टेन माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड थ्रू काइनेटोकोर। व्हाट इज काइनेटोकोर? मैम ये न्यूक्लियस में कुछ होगा। A protein structure that form on the centromere of the chromosome and is crucial for chromosome segregation during cell division, ठीक है। काइनेटोकोर जी में मैम। पिक्चर शेयर करती हूँ आपको। समझो काइनेटोकोर ऐसे ना सेंटर में और आपने नहीं जितना हैंड शेक किया हुआ है, अब इन दोनों हैंड शेक को अलग, जैसे हमने हग किया हुआ है, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो हगिंग तो प्रोसेस है, मगर एक इधर से खींच रहे एक उधर से खींच रहे के अलग हो, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, तो उस जी तरह मैम। से, ठीक है। वो वाली चीज काइनेटोकोर उसको कहते हो। मैं जरा भेजती हूँ इसको ना, काइनेटोकोर भी भेजती हूँ और सेंट्रियोल भी भेजती हूँ। यार मैं टोटल मोबाइल डाटा में पढ़ा रही हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वाईफाई नहीं आ रहा आपका? पता नहीं भाई ने वैसा छेड़ा ना। ओ शिट, ये तो रिकॉर्ड होगी बात। हम्म। अच्छा ये देखो, ये तो कैसा है, ये जो सा ये गोल है ना, ये आपके पास है सेंट्रियोल, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिस्टर्ब होगी तो ये बेसिकली एक्सटेंड करेंगे इधर, ठीक है। जो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्रोमैटिड जहाँ पे जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, ये रीजन, इनको जो सेपरेट कर रहे हैं दोनों साइड पे, दीज आर द काइनेटोकोर्स, ठीक है। तो काइनेटोकोर्स अब, हाँ सेग्रीगेशन अब कर रहे जो। जी, जी। Assemble to each centromere on the chromosome. Certain microtubules bind to kinetochores, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास आता है मेटाफेज। Attaches microtubule starting pulling chromosomes toward opposite end of the cell. The resulting tension causes the chromosome to line at the metaphase. Thickest chromosome इधर होगा। Best chromosomal study, अब ये MCQ देते हैं, ठीक है। जो आपके पास है ना बार बॉडी की स्टडी, वो आपके पास वो जो अपना ये ना इंटरफेस उसमें होगा, G1S वगैरह के साथ, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज में। अच्छा, क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन स्पिंडल फाइबर्स, और जो वो होते हैं ना आपके पास एनाफेज, काइनेटोकोर सेपरेट्स एंड क्रोमोसोम्स मूव टू ऑपोजिट साइड। अगर एनाफेज में आपके पास नॉन डिसजंक्शन होती है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिंड्रोम है आपके पास नॉन डिसजंक्शंस के साथ, वो एनाफेज में होंगे। टीलोफेज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, ये मैंने बढ़ा दिया आपको। True regarding meiotic division is prophase is longest chromosomal line in equatorial plate is metaphase, in which power phase of cell cycle has double chromatids and result telophase में, ठीक है, double chromatid during cell division chromosome arrange in equatorial during metaphase. Cell division consists of mitosis meiosis. In meiosis, when centromere of each pair gets attached by a spindle fiber and then centromeres divide. This occurs during which of the following stage, that is metaphase. क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड टीलोफेज, कैरियोटाइपिंग अकर इन विच फेज, दैट इज मेटाफेज, ठीक है। अब ये भी देखो, क्रोमोसोम स्टडी और साथ में कैरियोटाइपिंग।
दो जो कि टर्नर के लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, सिस्टर क्रोमैटिक अरेंज इन पैरेलल दैट इज़ प्रोफेज, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाएँगे वो आपके पास यहाँ डबल वाला वो टेलोफेज में, ठीक है। माइटोसिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल सबयूनिट क्रोमैटिड ड्यूरिंग प्रोफेज इन व्हिच phase of cell cycle chromosomes are arranged in parallel prophase। डीएनए replication take place in S phase, और जो सेंट्रोसोम वाली है वो G1, ठीक है। replication of DNA in normal mitotic डिवीजन occurs in interphase, replication of DNA S phase की बात कर रहे हैं। Person have blunt penetrating wound in abdomen during healing. All cells of G1 phase except one will which remain in G naught phase. Which of the following remains in G naught, that is skeletal muscle cells, ठीक है। जो अगर suitable condition में फिर वो करेगा G naught quiescent phase, ठीक है। इसमें आपको quiescent phase और उसके सारी चीजें आनी चाहिए कि कौन कौन से cells हैं। जी नॉट में देखो पेरेन्काइमल सेल, लिवर, किडनी एंड पैंक्रियाज, मेसेनकाइमल सेल है, फाइब्रोब्लास्ट एंड स्मूथ मसल्स हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट और वो सारी चीजें, जबकि परमानेंट दैट आर नॉन डिवाइडिंग उसमें आपके पास सेकंड हाँ। प्रेफरेंस में स्केलेटल मसल्स हैं। हालांकि इसने क्विसेंट फेज में आपको स्केलेटल मसल्स दिए हैं, जबकि वो आपके पास किस फेज में, परमानेंट वाले में है। जी नॉट तो अंडर सूटेबल कर जाते हैं, चलो खैर। इसकी मर्जी। 17 ईयर ओल्ड ड्राइवर है, पिकअप ट्रक है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर मसल्स है ना, फाइब्रोब्लास्ट और वेस्कुलर मसल्स, ये देखो मेसेनकाइमल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल्स, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, पेरेन्काइमल सेल, लिवर, किडनी और पेंक्रियाज। जबकि जो परमानेंट हैं दीज आर द ये स्केलेटल मसल, लेंस और ये न्यूरॉन्स और कार्डियक कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अच्छा चलो, 17 ईयर है आपके पास है, पिकअप है ट्रक, इट इन्वॉल्व्स कोलिजन है, ही इनकर्स ब्लंट फोर्स abdominal trauma in response to this injury। Cell in tissue of the abdomen are stimulated to enter G1 phase of the cell cycle from G naught। मतलब कि G naught से G1 एक उसने स्टिमुलेट किया कि भाई अभी रेस्ट नहीं है, अभी चलो शाबाश करो। तो एक्चुअली ये अंडर फेवरेबल कंडीशन जो कि ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं स्केलेटल मसल को कि यार अब ज़रूरत है, इंजरी हो गई फिर से रीजनरेट करो, ठीक है। सो दिस वाज होल। डॉक्टर आयशा ये मैंने पढ़ा दिया था, ये सेल साइकिल और ये माइटोसिस मियोसिस वगैरह, ठीक है। ये सारी पिक्चर है, ये देख लो। ये इंटरफेज में सारे वो न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह जा रहे हैं। प्रोफेज में ये सेंट्रोमेयर ने डबल करके ये देखो दोनों साइड पे ऑपोजिट चला गया। अब इसने क्या करना है, ये जो काइनेटोकोर्स है उनको सेपरेट करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटल डिसअपियर करके फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल जो साइड में है उन्होंने ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स है सेंट्रोमेयर में उनको करना है। यहाँ से फिर वो काइनेटोकोर खींचेंगे और ये दोनों अलग जाएंगे एनाफेज में। यहाँ पे अगर डिसजंक्शन नहीं मतलब नहीं होता तो नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा। फिर टीलोफेज में जो चीजें जा रही थी जो प्रो मेटाफेज में, ठीक है। मेटाफेज से पहले प्रो मेटाफेज में, ठीक है, प्रोफेज के बाद। तो प्रोफेज के बाद बेसिकली सारा न्यूक्लियर मटेरियल जाता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं। तो टीलोफेज में ये न्यूक्लियर मटेरियल फिर से आ रहा है वो, और साइटोकाइनेसिस इसके बाद हो रही है कि आपके पास दो सेल्स बन गए। तो अक्सर वो कहता है टू क्रोमेटिड्स इसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, G1 8 to 10 है, एस फेज 5 to 6 आवर्स है, G2 जोन है वो आपके पास 3 to 4 आवर्स थे। मैंने G2 कितना लिखवाया था इधर? ठीक लिखा है आपने मैम। वाह यार मेरी मेमोरी अच्छी हो गई है। और माइटोसिस जी जोन है मैम। वो 2 आवर्स है, ठीक है। तो नॉन जी डिसजंक्शन हो मैम। गया एनाफेज में। अब ये देखो मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा था, बट ऑब्वियसली यार कुछ चीजें आपको पिक्चर मेमोरी देती हैं, ठीक है। डॉक्टर आयशा, डॉक्टर आयशा, अभी यार ये जी मैम। अल्सर और इवेपोरेशन ये मैंने काफी दफा पढ़ाया हुआ है, और जी ये मैम। स्टेरिसिस भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ देख लो, जो माइलोसिटिक स्टेज है ना, साइटोकेराटिन स्टेनिंग यूजफुल न्यूप्लाज्म टू डिटरमिन इट एज कैंसर, ये मैंने बताया हुआ है। डार्क स्टेनिंग बेसोफिलिया और ल्यूकोसाइटोसिस आइडेंटिफाइज ड्यूरिंग देयर मैचुरेशन बाय डिफरेंट स्टेनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो हमें पता है कि ग्रेन्यूल्स का किस तरह था। डॉक्टर आयशा, खाली ग्रेन्यूल्स होंगे तो क्या होगा? मैम बेसोफिल्स। नहीं डॉक्टर डेंस साहब, ग्रेन्यूल्स होंगे तो नहीं डेंस नहीं ग्रेन्यूल्स डेंस, होंगे तो मैम बेसोफिल्स है। हाँ बेसोफिल हो गया, ठीक है। ये बताओ तो क्या है? मास्ट मैम और इजनोफिल्स और मास्ट सेल। विद विद नहीं 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 डॉक्टर साहब, खाली ग्रेन्यूल्स है मैम तो अगर एसिनोफिल। ग्रेन्यूल्स विद हिस्टामिनेज एंजाइम्स है ना, हाँ, तो वो फिर इजनोफिल्स है। आप ठीक बोले अगर हो, ग्रेन्यूल्स है तो हिस्टामिनेज। वो मास्ट सेल्स है। शाबाश, हिस्टामिनेज एंजाइम है तो एसिनोफिल, और हाली है तो आपके पास ये। अच्छा डॉक्टर आयशा, मैं आपको एक मास्ट चीज सेल। दिखाना चाह रही हूँ, तो दैट इज, अच्छा डॉक्टर आयशा ये देखो, ये माइलॉइड सीरीज है, इसमें पहले माइलोब्लास्ट है, फिर माइलोसाइट्स है, फिर माइलोसाइट्स है, फिर मेटामाइलोसाइट्स है। ये मेटामाइलोसाइट्स और बैंड सेल्स अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना, ठीक है, एक वो सीएमएल और वो दूसरी चीजों के साथ। और फिर सेगमेंटेड माइलोसाइट्स, ये सारी लीनियज है। इसमें अब आपके पास ABCDEF, ठीक है, ये सारी वही पिक्चर्स है, माइलोब्लास्ट और न्यूक्लियर प्रोमिनेंट डार्क ग्रेन्यूल्स वगैरह,
फिर इसके बाद यही मैच्योरेशन फेज में एंड पे आपके पास बैंड और सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ये, ठीक है, आपके पास मैच्योर फेज में, ठीक है। ग्रेन्यूल्स आपके पास होंगे ग्रेन्युलोसाइट्स में, और उसमें नहीं होंगे जो दूसरे हैं अपना मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह, ठीक है। ये सारी स्टेजेस हैं आपके पास WBC की मैच्योरेशन की। अच्छा इधर देखो बैंड फॉर्म न्यूट्रोफिल्स में और वो एओसिनोफिल और बेसोफिल में, अगर तो उसकी बात करेगा वो दैट इज पिगमेंट उसकी डेंस ग्रेन्यूल्स की, ठीक है, या हाली ग्रेन्यूल्स वगैरह की, ठीक है। जी मैम। अच्छा माइलोब्लास्ट में देखो, माइलोब्लास्ट जो पहली स्टेज प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस है, स्कैंटी लाइट ब्लू साइटोप्लाज्म होगा, इसमें बाहर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। न्यूक्लियस में आपके पास इमेच्योर क्रोमैटिन होता है, हाई एनसी रेशियो होता है इसमें, ठीक है। प्रोमाइलोसाइट्स अगर देखो तो इसमें लेस प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है, उसमें क्या था प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई था। इसमें आपके पास प्राइमरी ग्रेन्यूल जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, न्यूक्लियस विद इमेच्योर क्रोमैटिन, इधर भी इमेच्योर क्रोमैटिन था, ठीक है। तो आपके पास माइलोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट्स आ गए। अब माइलोसाइट्स में आओ, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हुए जा रहे हैं वो आपके पास एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्राइमरी, और अब आपके पास ये प्रोमाइलोसाइट्स में, और माइलोसाइट में सेकेंडरी दैट इज स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स आ गए, फोकल पेरिन्यूक्लियर क्लीनिंग आएगा, ईसेंट्रिक मेच्योर न्यूक्लियस आएगा, फिर नो न्यूक्लियर आए, तो इसकी भी बेसिकली दूसरी स्टेज दैट इज प्रोमाइलोसाइट, उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा न्यूक्लियोलाइट, ठीक है। इंटरमीडिएट एनसी रेशियो। मेटामाइलोसाइट में क्या होगा आपके पास आइडेंटेशन लेस देन 1.5 डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डेंट बन गया क्योंकि अब आपके पास अगली स्टेज जो नहीं है उसमें बनना है आपके पास बैंड वाला, ठीक है। फोकल पेरिन्यूरल क्लीनिंग इन कॉमन किडनी बीन शेप न्यूक्लियस विद नो न्यूक्लियोलाई, ठीक है, न्यूक्लियोलाई आपके पास प्रोमाइलोसाइट में डिसअपियर हो गया था। अब सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स आ गए, और जो आपके पास जोन से जिधर ये आपके पास है दिस इज प्रोमाइलोसाइट प्राइमरी ग्रेन्यूल्स और साथ में न्यूक्लियोलाई लेस प्रोमिनेंट है, और माइलोसाइट में कंप्लीटली डिसअपियर कर गया, ठीक है। सॉरी प्रोमाइलोसाइट नहीं, माइलोसाइट में कंप्लीटली डिसअपियर किया। अच्छा और इधर आपके पास मेटामाइलोसाइट में जो चीजें इवेंट ज्यादा जरूरी है वो याद रखो, आपके पास जो माइलोसाइट है उसमें न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर हो गया, मेटामाइलोसाइट में आपके पास डेफिनेटिव सेकेंडरी ग्रेन्यूल हो गया, बैंड बैंड में आपके पास किडनी शेप न्यूक्लियस आ गया, मेच्योर क्रोमैटिन है और नो न्यूक्लियोलाई है, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हैं हाली, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आ गए, इसमें आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स होंगे, पिंक साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस विद कंडेंस क्लम्प क्रोमैटिन है, 3 to 5 लोब्स are connected by thin chromatin filament है। eosinophil की बात करो तो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स है, इनमें लो एनसी के न्यूक्लियस विद 2 लोब्स है, ठीक है, वो मैंने कहा था कि कान वाले जोन से आपके होते हैं वो। बेसोफिल में डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें मैच्योर न्यूक्लियस है, 2 to 3 लोब्स हैं, ठीक है, और लो एनसी रेशियो न्यूक्लियस में बी ऑब्सक्योर्ड बाय न्यूमरस बेसोफिल सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल डेवलपमेंट थी, ठीक है डॉक्टर।